हेलो गाइस। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल लीगल माइंडसेट जुडिशरी पे स्वागत है। और आज का लेक्चर काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। लास्ट क्लास में हमने, अगर आप देखेंगे, बीएसए का भी हम लोग साइमल्टेनियसली सीरीज़ स्टार्ट किए हैं। और बीएसए में लास्ट क्लास में अगर आपको याद होगा, हमने सेक्शन 3 को कवर किया था। याद है? सेक्शन 3 को कवर किया था हमने। सेक्शन 3 जो बोलता था कि एविडेंस आप लोग दो ही चीज़ों का दे सकते हो। कोर्ट में जब भी एविडेंस दिया जाएगा सिर्फ दो ही चीज़ का दिया जा सकता है। एक था तुम्हारा फैक्ट इन इशू। जो भी फैक्ट इन इशू हैं उस चीज़ का आप क्या दे सकते हो, एविडेंस दे सकते हो। और दूसरा था आपका रेलिवेंट फैक्ट। ठीक है, अब इतना पढ़ाने के बाद इतना तो आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, तो समझ में क्या आया था कि सेक्शन 3 ये कहता था कि भैया एविडेंस सिर्फ और सिर्फ दो ही चीज़ों का दिया जा सकता है। एक था तुम्हारा फैक्ट इन इशू। फैक्ट इन इशू मतलब किसी भी केस में जो मेन चीज़ को लेके केस चल रहा है उसको बोलते हैं फैक्ट इन इशू। जैसे अगर कोई मर्डर का केस चल रहा है तो क्या ए ने बी का मर्डर किया, ये फैक्ट इन इशू होगा। अगर मान लीजिए ए ने किसी का घर पे चोरी कर लिया तो क्या ए ने चोरी किया, ये फैक्ट इन इशू हो जाएगा। मान लो ए और बी का लड़ाई है, किसी ज़मीन को लेके। ठीक है, ये ज़मीन है, ये ए है, ये बी है। ये ज़मीन कह रहा है ये मेरा है, ये बोलता है मेरा है, ये बोलता है मेरा है, बी बोलता है मेरा है। तो भाई ये ज़मीन है किसका, इसका मालिक कौन है? तो ये ज़मीन का मालिक कौन है, ये क्या हो जाएगा, फैक्ट इन इशू हो जाएगा। समझे कि नहीं? ओके। तो उसी तरीके से जो फैक्ट इन इशू होता है किसी भी केस में आप उसका एविडेंस दे सकते हैं। इसके अलावा आप रेलिवेंट फैक्ट का भी दे सकते हैं। सर रेलिवेंट फैक्ट मतलब ऐसे फैक्ट जो कि फैक्ट इन इशू को इन्फ्लुएंस करते हैं, जो कि उससे लॉजिकल कनेक्शन बिठाते हैं और जिसको लीगली रूप से रिकॉग्नाइज किया गया है। ठीक है, और वो कहाँ से कहाँ पर दिया गया है, सेक्शन 4 से लेके 50 में दिया गया है। मतलब सेक्शन 4 से 50 में ऐसे लिस्ट दिए गए हैं जहाँ पर हर एक फैक्ट को, मतलब सेक्शन 4 से लेके सेक्शन 50 तक आपको ऐसा ऐसा फैक्ट बताएगा जो कि रेलिवेंट माना गया है। समझे कि नहीं? उसको रेलिवेंट माना गया है। ओके, तो रेलिवेंट फैक्ट मतलब समझ में आया? जो एक दूसरे से जो फैक्ट, और रेलिवेंट फैक्ट मतलब क्या बता दिया आपको, जो कि फैक्ट इन इशू से कनेक्शन बिठा रहे हैं। यानी क्या आपको बताया था लास्ट क्लास में, याद है आपको? एक है ये फैक्ट है, ये कौन सा फैक्ट है, ये अदर फैक्ट है। ठीक है, इसका किसके साथ कनेक्शन था? इसका कनेक्शन था अगर फैक्ट इन इशू के साथ, तो हम इसको क्या बोलते थे? अरे ये कनेक्शन किस तरीके से था? ये कनेक्शन था आपका, ये रिवीजन करा रहा हूँ, ये कनेक्शन कैसा था, सेक्शन 4 से लेके 50 के हिसाब से था। ठीक है, तो इस फैक्ट को हम लोग बोलते थे रेलिवेंट फैक्ट। ठीक है सर। अच्छा, अब रेलिवेंट फैक्ट अगर इसको बोल दिए, मान लो और एक ठो अदर फैक्ट आ गया। ठीक है, ये भी और एक ठो अदर फैक्ट है। ठीक है, ये अदर फैक्ट का मान लीजिए इसके साथ अगर कनेक्शन बिठ रहा है, सिर्फ इसके साथ नहीं हो रहा है, इसके साथ कनेक्शन नहीं हो रहा है, सिर्फ इसके साथ कनेक्शन अगर हो रहा है, तो उस केस में भी इस फैक्ट को रेलिवेंट फैक्ट बोलेंगे। ओ माय गॉड, समझे? तो ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ लिए थे। रेलिवेंट मतलब दो फैक्ट के बीच में कनेक्शन, जिसमें से एक फैक्ट कम से कम फैक्ट इन इशू होना चाहिए या फिर रेलिवेंट फैक्ट होना चाहिए। ख़त्म। ठीक है, चलिए समझ में आया? इसको मैं मिटा देता हूँ। और मैं जो आज पढ़ाने वाला हूँ वो, अब हम रेलिवेंट फैक्ट के बारे में पढ़ेंगे। रेलिवेंसी स्टार्ट करेंगे, कौन कौन सा लिस्ट है, सेक्शन 4 स्टार्ट करेंगे आज हम लोग। ठीक है, ठीक है, आइए। तो कुछ लिखना नहीं है, सब लिख के लाया हूँ मैं, जो बताना है आज मुझे, बस मैं कुछ आपको समझाना है। तो हमने क्या पढ़ा कि भैया एविडेंस सिर्फ दो ही चीज़ों का दे सकते हैं। अभी बताया मैं आपको, एक था फैक्ट इन इशू का और एक था रेलिवेंट फैक्ट का। ठीक है, ये समझ में आया? अच्छा, रेलिवेंट फैक्ट का मतलब वो फैक्ट जो कि सेक्शन 4 से लेके 50 तक जिसका लिस्ट दिया गया है उसको रेलिवेंट फैक्ट बोला गया है। तो वही उसी में से आज हम लोग सेक्शन 4 पढ़ेंगे। रेलिवेंट फैक्ट का जो दिया गया है, जिसको रेलिवेंट फैक्ट माना गया है, विच आर डिक्लेयर टू बी रेलिवेंट, तो सेक्शन 4 हम पढ़ेंगे जो कि रेलिवेंट फैक्ट ही है। ठीक है, रेलिवेंट फैक्ट का लिस्ट में से पहला लिस्ट है किसका, रेलिवेंट फैक्ट का लिस्ट दिया गया है। लिस्ट कहाँ पर से कहाँ तक दिया गया है, 4 से लेकर 50 तक दिया गया है। तो सेक्शन 4 जो है रेलिवेंट फैक्ट का पहला लिस्ट में आता है, जो कि बोलता है, क्या बोलता है, फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। क्या बोलता है? फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन।
ऐसे फैक्ट्स जो कि सेम ट्रांजैक्शन के पार्ट हैं। सर इसका मतलब, पहले देखो बैकग्राउंड क्लियर करो तभी ये समझ में आएगा। पहला चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने पढ़ा कि भैया एविडेंस दो ही चीज़ का दे सकते हैं, या फिर फैक्ट इन इशू का या फिर रेलिवेंट फैक्ट का। समझ में आया? जी सर। तो अब रेलिवेंट फैक्ट क्या है, हम लोग मीनिंग डेफिनेशन अच्छे से पढ़ चुके हैं लास्ट का 2-3 क्लास में। अब हम पढ़ने जा रहे हैं, एक एक सेक्शन को निचोड़ के पढ़ने जा रहे हैं कि ये रेलिवेंट फैक्ट कैसे है, क्यों है। तो पहला जो लिस्ट आता है रिलेवेंट फैक्ट का, जो लिस्ट दिया गया है 4 से लेके 50 तक, उसमें से जो पहला नाम आता है रिलेवेंट फैक्ट में, वो आता है तुम्हारा सेक्शन 4 का, जो ये कहता है फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। क्या बोलता है? फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन, मतलब ऐसे कोई फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स मतलब अदर फैक्ट्स, फैक्ट्स मतलब अदर फैक्ट्स जो कि सेम ट्रांजैक्शन के पार्ट है, जो कि सेम ट्रांजैक्शन के पार्ट है। सर ये क्या, इसका मतलब नहीं समझे सर। मतलब देखो, कहने का मतलब ये है ना कि पहले एक तो मैं आपको कुछ बताता हूँ। देखिए, आप किसी भी क्राइम में, जब भी क्राइम होता है, ठीक है, कोई सा भी क्राइम ले लीजिए, ठीक है, ये मेन क्राइम है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए क्या ए ने बी का मर्डर किया है, ठीक है, ये मर्डर का है, मान लीजिए ये क्राइम हुआ है, ए ने बी का मर्डर किया है, ये मेन क्राइम है, ठीक है। तो ये जो क्राइम होता है ना, कभी भी अकेला में नहीं होता है। अकेला में नहीं होता मतलब सर, इसके इसके आसपास बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मतलब सर, मतलब देखिए, मतलब हर एक मर्डर का, मतलब हर एक क्राइम का एक अपना स्टोरी होता है, स्टोरी होता है, और स्टोरी में बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं। मतलब सर देखिए, क्राइम कभी भी अकेला में नहीं होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अब वो चीज़ें जो इन्वॉल्व हैं उन्हीं को तो हम लोग अदर फैक्ट्स बोल रहे हैं, ठीक है। क्राइम कभी भी अकेला में नहीं होता है, यानी क्या, क्राइम का एक अपना स्टोरी होता है, अपना स्टोरी होता है, हर एक क्राइम का अपना एक स्टोरी होता है। और स्टोरी बनता कैसे है? छोटे छोटे करेक्टर से लेके, अलग अलग करेक्टर को लेके बनता है, और वही करेक्टर को हम लोग बोलते हैं फैक्ट। फैक्ट नंबर 1, फैक्ट नंबर 2, फैक्ट नंबर 3, ठीक है। तो अलग अलग फैक्ट को मिला के एक स्टोरी बनता है, जिसको हम लोग क्राइम बोल रहे हैं यहाँ पर। मतलब सर, मतलब ठीक है, आप तो ठीक है सर, समझ में आ गया कि आपने ये कहा कि क्राइम जब भी होता है वो अकेला आइसोलेशन में नहीं होता है, उसके लिए अलग अलग चीज़ें आसपास में होते हैं, तभी वो क्राइम बनता है। मतलब सर देखिए, आप जब भी देखे रहेंगे, फॉर एग्जाम्पल पहला ये बता रहा हूँ, तो क्राइम जो होता है भैया, अकेला में नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और जो चीज़ें इन्वॉल्व होते हैं ना उस क्राइम में, उस क्राइम को, क्राइम से बने हैं, मतलब वो चीज़ें जो उस क्राइम से रिलेटेड हैं, ठीक है, हर एक चीज़ को हम बोलते हैं भैया वही ट्रांजैक्शन का पार्ट है। पहली बात तो यहाँ पर ये समझो, यहाँ पर ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? सेम ट्रांजैक्शन का मतलब होता है यहाँ पर क्राइम। सीधा सिंपल भाषा में समझने के लिए, सेम ट्रांजैक्शन मतलब जो क्राइम हुआ है, जो ऑफेंस हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो जो भी क्राइम हुआ है, जो भी ऑफेंस हुआ है, ठीक है, उसका पार्ट माना जाएगा क्या? अदर फैक्ट्स। जो भी फैक्ट्स उस क्राइम से रिलेटेड हैं, सभी फैक्ट्स को उसी ऑफेंस का पार्ट माना जाएगा। मतलब सर, मतलब ये है कि मेरे भाई, मतलब ये है कि आप हो कॉलेज में, ये सब कुछ बनाना नहीं है, मैं सारा चीज़ बना के लाया हूँ, अभी फिर बताऊँ अच्छे से। और इसमें हम लोग 3 से 4 क्लास लगाएंगे, मैं बता रहा हूँ ना, तो समझो। तो पहले समझना है। तो मैंने क्या कहा, हर एक क्राइम का अपना एक स्टोरी होता है। मतलब ये है मेन अपना क्राइम, ठीक है, ये है क्राइम। क्राइम मतलब ऑफेंस, जो भी कुछ हुआ है, ठीक है। तो ये जो क्राइम हुआ, तो इसके आसपास बहुत सारी चीज़ें हुए होते हैं, और वही चीज़ों को हम लोग फैक्ट्स बोल रहे हैं, अलग अलग फैक्ट्स है ये। और यही फैक्ट्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये क्राइम का ये पार्ट बन गया, ये पार्ट बन गया, ये F1 पार्ट बन गया, ये F2 इसका पार्ट हो गया, ये F3 इसका पार्ट हो गया। लेकिन हुआ कैसे, वही बता रहा हूँ मैं। अभी समझो कि होता क्या है कि आप कोई गए थे, आप फ्रेंड्स का ग्रुप था आपका, ठीक है, फ्रेंड्स का ग्रुप था, और आप गए थे घूमने के लिए, ठीक है। होता है ना,
बहुत सारा, कोई सा भी मान लीजिए आप घूमने गए थे मिल के, ठीक है, वहीं पर क्या हुआ ना, वहाँ पर और एक ग्रुप था, ठीक है, वहाँ पर और एक ग्रुप था, वहाँ और एक ग्रुप था फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, वो भी घूमने आया था उधर। होता क्या है, ये पहले दो वालों का आपस में ना किसी बात में अनबन हो जाता है, ठीक है, ये दो लोगों का, इसका भी इसके साथ अनबन हो जाता है और इसका भी अनबन हो जाता है। ये कुछ बोलता है, ए क्या बोल रहा है रे तू, क्या बोल रहा है, गाली कैसे दिया तूने, गाली कैसे दिया। फिर बहस बहस स्टार्ट हो जाता है, माँ बहन का गाली स्टार्ट हो जाता है, आजकल जैसा चलता है आपको पता होगा, ठीक है। तो गाली वाली होने के बाद पूरा इतना भयंकर आर्गूमेंट होने के बाद, मतलब इतना ज़्यादा, इसमें से ये जो लोग थे ये सबका बैकग्राउंड बहुत ही ख़राब था, ये क्रिमिनल बैकग्राउंड के थे सब, एक दो बार जेल जा चुके हैं, ठीक है, बैकग्राउंड इनका ख़राब था, ठीक है। और ये लोग हैं स्टूडेंट लोग, कॉलेज स्टूडेंट्स, उसमें से भी एक हिम्मत दिखाया बोलने का, तो उसमें से अब इन लोग तो जेल जाके आ चुके हैं, इनको मालूम है सब कुछ। तो ये क्या किए भैया, दोनों का जब लड़ाई हुआ, आर्गूमेंट इतना ऊपर चला गया कि ये चक्कू निकाल के इसको मार दिया, ठीक है, ये रेड वाला ब्लैक को मार दिया, समझ में आ रहा है। तो जब ये मारा रेड वाला ब्लैक को, यहीं पर ये खड़ा, इसका दोस्त था खड़ा, ये बोला ए क्या कर दिया, क्या कर दिया, ए मार दिया मार दिया मार दिया, है ना। अब ये जो कह रहा है, ए देखो मार दिया मार दिया मार दिया, ठीक है, तो ये जो बोला ये कुछ सोच समझ के बोला क्या, कि अपने आप इसका मुंह से निकला, सर अपने आप निकला, ऑब्वियसली आप देखे रहोगे कि जब कभी भी कुछ होता है ना हमारे मुंह से ऑटोमेटिकली ना, मतलब कुछ रिएक्शन निकलता है। जैसे मान लो एक लड़की छोटी बच्ची अचानक ना सामने आ गई, ठीक है, आप देखिए क्या बोलते हैं, ए बचाओ 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 उसको, बचाओ बचाओ बचाओ, मर जाएगी बचाओ। तो ये जो चीज़ आपका ऑटोमेटिकली निकलता है ना, तो कोर्ट ये सब बात को बहुत ही ध्यान देता है। कोर्ट कहता है भैया ये सब चीज़ जो भी इंसान का ऑटोमेटिक तौर पे निकलता है, कोई रिएक्शन कोई आवाज़, तो वो मतलब बना बनाया नहीं रहता, वो क्या रहता है, वो अपना खुद से निकला हुआ रहता है और वो बहुत ही ऑथेंटिकेट रहता है। उसको बहुत ही क्या करता है कोर्ट, उसको गौर करता है, नोटिस करता है, समझे कि नहीं। और उसका सबूत दिया जा सकता है कोर्ट में, समझे कि नहीं, और उसका सबूत कोर्ट में दिया जा सकता है। जी सर, तो इसका मतलब ये कि इसका चिल्लाना, ठीक है, और मारने के बाद इस इंसान का भागना वहाँ से, ये सारा चीज़ यही क्राइम का पार्ट माने जाएंगे। मतलब क्या, क्राइम में भले ही ये इंसिडेंट होते वक्त, अब मैं बता रहा हूँ, तो कोई सा भी क्राइम यानी कोई सा भी इंसिडेंट होते वक्त जो भी उसके सपोर्टिंग फैक्ट्स हैं, ठीक है, सपोर्टिंग फैक्ट्स उस क्राइम को जो सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, सपोर्ट इन द सेंस सपोर्ट नहीं, मतलब उससे रिलेटेड है, सपोर्ट गलत हो जाएगा, ठीक है, जो भी फैक्ट्स उसके इर्द गिर्द हुए हैं, जो भी फैक्ट्स, वो फैक्ट्स को उस क्राइम के पार्ट माने जाएंगे और आप उसका सबूत दे सकते हो। जैसे यहाँ पर ये इसको मार के तुरंत भाग गया वहाँ से, रन अवे, ठीक है, वहाँ से वो भाग गया। इंसिडेंट होते समय दोनों का बहस जोर जोर से आवाज़ में हुआ, तो बोला बे तू जानता है कि नहीं मैं कौन हूँ, हाँ अभी अभी जेल से आया हूँ। तो ये इसका डराना जो हुआ, इसका बताना हुआ कि तुझे पता है मैं कौन हूँ, यहीं पर इसको तेरे को दफन कर दूंगा, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी बोला, ठीक है। तो ये जो धमकी दे रहा है ये भी इसी क्राइम का पार्ट माना जाएगा, ये भी एक फैक्ट है। मारने के बाद ये उसको छुरी से मारा, किससे मारा, छुरी से, छुरी मार के भाग गया, तो छुरी मारना भी एक फैक्ट है, क्राइम वहाँ पर वो कमिट किया। कमिट करने के बाद क्या किया, वहाँ से वो भागा, तो ये भागना भी उसका एक पार्ट हुआ। अच्छा, उसके बाद जैसे ही इसने उसको क्या किया, छुरी मारा, तो उसका दोस्त चिल्लाया जोर जोर से, अरे मार दिया मार दिया मार दिया मार दिया। तो ये जो अचानक से इसका मुंह से निकला उसका दोस्त का वो आवाज़ भी, उसको भी क्या माना जाएगा, उसी क्राइम का पार्ट माना जाएगा, मतलब उस स्टोरी का पार्ट माना जाएगा। और उसका भी सबूत हम लोग कोर्ट में दे सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सबूत है, समझे कि नहीं। क्योंकि मुंह से इसका जो आवाज़ निकल रहा है, जो रिएक्शन निकल रहा है, ये ऑटोमेटिक है, कोई बना बनाया नहीं है। अच्छा सर समझे, अच्छा समझे। तो ये सारा चीज़ जो है, ये जो भी ऑफेंस हुआ, ऑफेंस के चारों ओर जो भी चीज़ हुआ, मतलब ऑफेंस घटने के, फॉर एग्जांपल ये है ऑफेंस, अब टाइमलाइन में समझाता हूँ। ये मान लो ऑफेंस इस टाइमलाइन में घटा, ठीक है, तो ऑफेंस घटने से जस्ट पहले और जस्ट बाद जो भी हुआ है, जिसने जो भी कहा है, ठीक है, जो भी रिएक्शन दिया है, कुछ कहा है, चिल्लाया है, वो सारा चीज़ क्या हो जाएगा, रेलिवेंट हो जाएगा। ऑफेंस होने के जस्ट पहले और ऑफेंस होने के जस्ट बाद, गैप नहीं होना चाहिए।
मतलब जब भी क्राइम कोई सा होगा, उस क्राइम के इंसिडेंट के होते वक्त जो भी आसपास में चीज़ें होंगी वो सारे चीज़ रेलिवेंट हो जाएगा। मतलब सर देखो, मतलब क्या सर, मतलब ये मेरे भाई कि मैंने क्या कहा, हर एक क्राइम का एक अपना स्टोरी होता है ना, हर एक क्राइम का अपना स्टोरी होता है। तो हमारे इस क्राइम का स्टोरी क्या था, हमारे इस क्राइम का स्टोरी था कि दो ग्रुप थे, घूमने गए थे, इधर से भी दो ग्रुप घूमने गए थे, ठीक है। उसमें से एक ग्रुप का ये कॉलेज स्टूडेंट लोग हैं, और ये लोग हैं, ये लोग कौन है, ये लोग हैं तुम्हारे हैबिचुअल ऑफेंडर लोग हैं। कौन है भाई ये लोग, अबे यार हाँ, ये लोग कौन है, हैबिचुअल ऑफेंडर है, हैबिचुअल ऑफेंडर एच लिख दिया, ठीक है। तो इनमें से क्या होता है, ये दो जन का लड़ाई हो जाता है आपस में, ये सामान भी रखा रहता है, सामान मतलब समझे ना, बेबी तू पहले निकल और बंदे को बोल दे सामान लेके जो भी हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर हो रहा है, ये क्या है, सामान रखा है, पॉकेट में सामान रखा है, ठीक है। और दोनों का लड़ाई हुआ, आपस में बहस हुआ, माँ बहन का गाली हुआ, और ये बहुत ज़ोर से आवाज़ में बात करने लगे। थोड़ा बहस हो रहा था लेकिन ये ज़ोर से बात करने लगे, और ये बोला तेरे को यहीं गाड़ दूंगा, मैं यहीं पर तेरे को मार दूंगा। तो ये बोला मार के दिखा, मार के दिखा। उसके बाद ये छुरी भोंक देता है, छुरी भोंकने के बाद ये यहाँ से फरार हो जाता, भाग जाता है, रैन अवे, ठीक है। और जैसे ही ये इसको छुरी भोंकता है तो उसका दोस्त वहाँ पर इंस्टेंट रिएक्शन देता है, अरे भाई क्या कर दिया, मार दिया, मर गया। तो ये जो बोल रहा है, ये इंस्टेंट रिएक्शन जो दे रहा है, ये इम्पॉर्टेंट बन जाएगा केस के लिए, क्योंकि ये सारा चीज़ क्राइम होते वक्त ये सारा चीज़ इम्पॉर्टेंट है क्राइम से रिलेटेड। मतलब समझे कि नहीं, क्राइम जैसे ही हुआ उसका बहस करना आपस में वो भी रेलिवेंट होगा, उसका सबूत दे सकते हैं। फिर वो उसको छुरी मारा, उसके लिए सबूत दे सकते हैं। अच्छा, छुरी जो यूज़ हुआ था, अच्छा उसके बाद रैन अवे, वहाँ से भाग आया वो, तो मारने के बाद तुरंत वो क्या किया, वहाँ से भागा, तो उसका भागना, उसको भी हम लोग रेलिवेंट फैक्ट मान सकते हैं। और ये सारे फैक्ट जो हैं, ये फैक्ट नंबर 1, फैक्ट नंबर 2, इसका चिल्लाना, उसका बहस करना, ये सारा चीज़ क्या है, अदर फैक्ट हैं, जो कि वही ट्रांजैक्शन के पार्ट माने जाएंगे। सेम ट्रांजैक्शन यहाँ पर क्या हुआ, सेम ट्रांजैक्शन हुआ मर्डर करना, तो यहाँ पर क्राइम क्या था, मर्डर। तो मर्डर से रिलेटेड सारा फैक्ट जो है वही मर्डर का पार्ट माना जाएगा। वहाँ से उसका भागना, वहाँ पर दोनों का क्या करना, आर्गूमेंट करना, फिर वहाँ से उसका दोस्त का चिल्लाना, ओए क्या कर दिया, मार दिया, ये सारा चीज़ जो है ये क्या है, ये सेम ट्रांजैक्शन के पार्ट माने जाएंगे। यहाँ पर सेम ट्रांजैक्शन मतलब जो ऑफेंस हुआ है, ठीक है। और फैक्ट्स मतलब जो बाकी फैक्ट्स हैं जो कि क्राइम के इर्द गिर्द हो रहे हैं, सिर्फ उस क्राइम के इर्द गिर्द, जस्ट पहले या फिर जस्ट बाद, कुछ पहले या फिर कुछ मिनट बाद, ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, समझे कि नहीं। तो वही उसको क्या माना जाएगा, रेलिवेंट माना जाएगा। और इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं भैया रेस जेस्टे, क्या बोलते हैं, रेस जेस्टे बोलते हैं बहुत लोग इसको, रेस गेस्टाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेस जेस्टे बोल सकते हो, रेस गेस्टाई भी बोलते हैं बहुत लोग, क्या बोलते हैं, रेस गेस्टाई, ठीक है। तो रेस जेस्टे बोलो या फिर रेस गेस्टाई बोलो, भाई तुमको जो भी बोलना है बोलो, बस स्पेलिंग याद रख लेना, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, मतलब ऐसे फैक्ट्स जो कि सेम ट्रांजैक्शन के पार्ट माने जाएंगे। इसका चिल्लाना भी इसी ट्रांजैक्शन का पार्ट माना जाएगा, वहाँ से इसका भागना भी उसी ट्रांजैक्शन का पार्ट माना जाएगा, वहाँ पर दोनों का आर्गूमेंट होना भी, धमकी देना भी उसी ट्रांजैक्शन का पार्ट माना जाएगा। ये सारा चीज़ वही ट्रांजैक्शन का पार्ट माना जाएगा और उसका आप सबूत दे सकते हो। इसीलिए सेक्शन 4 में बात करता है रेलिवेंट फैक्ट का, यानी ये सारे फैक्ट क्या हो जाएंगे, रेलिवेंट हो जाएंगे। आप उसका सबूत कोर्ट में दे सकते हो ये प्रूव करने के लिए कि भैया इसने इसको मारा था, समझे। अच्छा, लेकिन ये तो मैं बस आपको समझाने के लिए बताया, लेकिन मैं पूरा ऑर्गेनाइज्ड वे में बना के लाया हूँ एग्जाम्पल, उसको समझते हैं और ये चैप्टर बोल रहा हूँ, आज का क्लास ख़त्म करते हैं, ठीक है। चलिए इसको पूरा मिटा देता हूँ मैं और चलते हैं हमारे जो मैं आपके लिए बना के लाया हूँ, यस दिस वन, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले सपोज एक कॉलेज स्टूडेंट है, ठीक है, जिसका नाम है राहुल, ठीक है। एक कॉलेज स्टूडेंट है जिसका नाम है राहुल और उस पर चार्जेस लगा है, ठीक है, एक्यूजेशन लगा है किस चीज़ का, स्टैबिंग का, छुरा घोंपने का। और किस पे ये भोंका है या घोंपा है, किस पे घोंपा है भाई, ये स्टूडेंट है रवि, कोई स्टूडेंट है रवि
रवि को उसने छुरा भोंका है और छुरा भोंकने का इस पर क्या है, इल्ज़ाम लगे हैं, एक्यूजेशन लगा है कि इसने उसको मारा है छुरी भोंक कर। ठीक है, कहाँ पर मारा भाई, इनसाइड द कॉलेज कैंटीन, कॉलेज कैंटीन के अंदर मारा है, वो भी कितना बजे मारा है, 12:30 बजे। समझे कि नहीं क्या बोला। तो कॉलेज स्टूडेंट है एक, क्या नाम है उसका, राहुल। राहुल किसको मारा है, अब यहाँ पर देखो, एक कॉलेज स्टूडेंट है राहुल, ये क्या किया है, रवि जो कि दोनों स्टूडेंट ही हैं, कॉलेज के स्टूडेंट ही, ये क्या किया, उसको मार दिया कैसा करके, छुरी भोंक कर। ठीक है, कहाँ पर मारा, कैंटीन में मारा, और कितना बजे मारा, 12:30 बजे मारा। ठीक है, ये है सिचुएशन, समझ में आ रहा है सिचुएशन। फिर से बोलो, एक कॉलेज, आप इमेजिन करो एक कॉलेज का कैंटीन है आपका। ठीक है, वहाँ पर एक स्टूडेंट और दूसरा स्टूडेंट, एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को क्या करता है, छुरी भोंक के मार देता है। ठीक है, कितना बजे मारता है, कैंटीन में मारता है, 12:30 बजे दोपहर को मार देता है। समझ में आ रहा है, ये है सिचुएशन। ठीक है, अब एक एक करके समझते हैं कि क्या क्या इवेंट्स होते हैं जो कि वो स्टोरी को बना रहे हैं। जैसे अब है सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोला, अभी तक समझ में आया क्या है सिचुएशन। राहुल नाम का लड़का रवि नाम के लड़के को छुरी घोंप के मार दिया 12:30 बजे कैंटीन में, ये है सिचुएशन। अब उसके साथ साथ क्या क्या इवेंट्स हुए हैं समझते हैं, चलिए। ठीक है, मारा कितना बजे, 12:30 बजे। उससे 5 मिनट पहले 12:25 में होता क्या है, उससे 5 मिनट पहले क्या होता है पता है, राहुल एंड रवि आर सीन आर्गुइंग लाउडली जस्ट आउटसाइड द कैंटीन। ठीक है, तो कैंटीन के जस्ट बाहर 12:25 में उन दोनों को देखा जाता है, वो बहुत ही जोर जोर से आवाज़ में क्या कर रहे होते हैं ना, बहस कर रहे होते हैं, आर्गूमेंट कर रहे होते हैं कि ये तू क्या बोल रहा है, तू क्या बोल रहा है, तू नहीं जानता है क्या, मैं कब से बोल रहा हूँ तेरे को, तू उसको छोड़ दे, तू छोड़ दे उसको, नहीं छोड़ूंगा, क्या कर लेगा, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी है। ठीक है, अच्छा, बहुत जोर से लाउडली आर्गूमेंट हो रहा है वहाँ पर। अब आर्गूमेंट हो रहा है तो वहाँ पर जो बाईस्टैंडर लोग हैं, जो खड़े हैं साइड में, जो साइड में जो लोग खड़े हैं भैया, वो लोग सब क्या कर लेते हैं, सुन लेते हैं। क्या सुन लेते हैं कि राहुल ऐसी बहस में राहुल क्या बोलता है, यू इंसल्टेड मी इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, आई विल टीच यू अ लेसन। राहुल और रवि का बहस चल रहा है, भयंकर आर्गूमेंट चल रहा है, बाईस्टैंडर लोग वहीं पर खड़े हैं, और आर्गूमेंट चलते चलते रवि क्या बोलता है पता है, उसको धमकी दे देता है। रवि बोलता है, तूने मेरा इंसल्ट किया है, रुक, मैं तुझे सबक सिखाऊंगा। ठीक है, ये सारा सीन है, चल इमेजिन करते रहो, ये सब सीन चल रहा है। ठीक है, ओके सर, समझ गए। आगे आगे मेरे भाई, थोड़ा मैं इसको साइलेंट कर देता हूँ, फ़ोन को कॉल आ रहा है, कहाँ गया, इधर है क्या, ठीक है। समझ में आया। तो पहला इवेंट ये हुआ कि कैंटीन के बाहर दोनों का भयंकर जोर से आर्गुमेंट हुआ, और राहुल ने धमकी दे दिया दिन दहाड़े कि मैं तुझको सबक सिखाऊंगा। ठीक है, 12:30 बजे, ठीक दोपहर के ठीक 12:30 बजे, यानी ये क्या हुआ, यानी भैया यहाँ पर क्या हुआ, ये थ्रेट दे दिया, धमकी दिया। ठीक है, 12:30 बजे, सॉरी 12:25 में, 12:30 बजे क्या हुआ, रवि उसको छुरी घोंप दिया। रवि क्या किया भाई, रवि छुरी घोंप दिया, ए मेरे भाई क्या यार, हाँ, रवि क्या किया, छुरी घोंप दिया, मतलब छुरी भोंका और वहाँ से फरार हुआ। समझे, रवि इज स्टेप्ड इन द कैंटीन, रवि को छुरा भोंक दिया गया, कितना बजे, 12:30 बजे। समझे, पहला धमकी दिया राहुल रवि को, और 12:30 बजे ही उसको क्या कर दिया, चक्कू मार दिया, छुरी मार दिया, 12:30 बजे छुरी मारा है। ठीक है सर, समझ गए, छुरी मारा 12:30 बजे। अच्छा, फिर 1 मिनट बाद जस्ट क्या हुआ, वहाँ पर जो एक स्टूडेंट था कैंटीन के अंदर, ठीक है, वो वहाँ से भाग आया, स्टूडेंट भाग रहा है, समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। अ स्टूडेंट रन्स आउट ऑफ द कैंटीन एंड साउट्स, राहुल स्टैब्ड रवि। ठीक है, तो वहाँ पर जब जैसे ही राहुल ने रवि को छुरी मारा, तो वहाँ पर एक स्टूडेंट खड़ा था। ठीक है, और वहाँ से वो ना डर के मारे भागते आया, डर के मारे उस कैंटीन से निकल आया दौड़ दौड़ के, और क्या बोला, इंस्टेंटली क्या बोला, उसका रिएक्शन क्या था, राहुल मार दिया रवि को, राहुल ने छुरी मार दिया रवि को, ऐसा बोलने लग गया। कौन बोला, स्टूडेंट वहाँ से बोला। ठीक है, और कैंटीन से बोला और वो निकल गया। यानी ये क्या था, ये था विटनेस का चिल्लाना। ठीक है, अब देखो ये सब, देखो ये स्टोरी बन रहा है कि नहीं, धीरे धीरे करके हम स्टोरी बना रहे हैं। पहले स्टोरी बना नहीं रहे हैं, मतलब ये जो क्राइम हुआ उसके इर्द गिर्द का ये स्टोरी है। पहले क्या हुआ, आपस में आर्गुमेंट हुआ, यानी थ्रेट दिया, धमकी दिया, बहस हुआ, फिर वो धमकी दिया, उसके बाद उसका वो छुरी भोंक दिया। अच्छा, फिर विटनेस स्क्रीम,
जैसी छुरी भोंका, वहाँ पर जो स्टूडेंट था वहाँ से वो दौड़ दौड़ के भाग आया और चिल्लाने लगा कि राहुल ने रवि को मार दिया। ठीक है, ठीक है। ये था 12:31। फिर 12:33, 2 मिनट बाद क्या होता है, 2 मिनट बाद राहुल वहाँ से भाग जाता है। राहुल वहाँ से, तो 12:33 में क्या होता है, जो राहुल है वो खून से लथपथ चाकू लेके, चुका कह रहा हूँ, ओके, जो राहुल है खून से लथपथ छुरी लेके वहाँ से भागता है। कितना बज के, 12:33 में। ठीक है, तो ये आप इसको, ये जो इवेंट्स हैं इस सीक्वेंस को देखिए एक बार। सबसे पहले क्या हुआ, 12:25 में राहुल और रवि का बहुत ही आर्गूमेंट हुआ, बहुत ही ज़ोर ज़ोर से, जिसमें राहुल ने कहा कि भैया मैं तुझे सबक सिखाऊंगा, रुक, जो कि एक बाईस्टैंडर सुन लेता है। ठीक है, तो ये था थ्रेट। 12:30 में क्या हुआ, रवि क्या किया, कैंटीन में गया, सॉरी राहुल क्या किया, रवि को छुरी भोंक दिया। कितना बजे, 12:30 कैंटीन में, ओके। और 12:31 में क्या होता है कि वहाँ से एक स्टूडेंट कैंटीन से दौड़ता हुआ आता है और कहता है कि राहुल ने मार दिया, राहुल ने मार दिया रवि को, राहुल ने मार दिया, राहुल ने छुरी घोंप दिया। ठीक है, कौन कहता है, ये विटनेस वहाँ का कहता है, जो कि कैंटीन से निकलते हुए जोर से मतलब भागते हुए आता है और चिल्लाता है डर के मारे। अच्छा, उसके बाद 12:33 में जो है तुम्हारा कौन, राहुल, खून से लथपथ चाकू लेके वहाँ से फरार हो जाता है। ठीक है, तो ये है सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, समझ में आ रहा है। अब सेक्शन 4 को अप्लाई करते हैं। लेट्स एज्यूम द मेन फैक्ट इन इशू इज, अब देखो इस सिचुएशन में जो मेन फैक्ट इन इशू जो है, जो मेन मुद्दा है केस का, वो क्या है, ये है कि डिड राहुल स्टैब रवि, क्या राहुल ने रवि को छुरी घोंपा, ये मेन है तुम्हारा क्या, फैक्ट इन इशू। नाउ चेक हाउ अदर कनेक्टेड फैक्ट्स फॉर्म पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन। अभी हम देखेंगे कि किस तरीके से बाकी के जो फैक्ट्स हैं वो सेम ट्रांजैक्शन के पार्ट बनते हैं। अब सेम ट्रांजैक्शन मतलब क्या, सेम ट्रांजैक्शन मतलब यहाँ पर है जो ऑफेंस हो रहा है, जो क्राइम हो रहा है, तो वो जो क्राइम हो रहा है उससे रिलेटेड बाकी जो कनेक्टेड फैक्ट्स हैं किस तरीके से उसका पार्ट बनते हैं। आइए देखते हैं। देखिए 12:30 क्या होता, 12:25 में, तो हम लोग को स्पेसिफिकली रहना पड़ेगा। 12:25 में क्या हुआ था, 12:25 में वर्बल थ्रेट बाय, ये क्या लिख दिया मैं, वर्बल थ्रेट ये होगा, एक सेकेंड, राहुल। ठीक है, राहुल धमकी दिया यहाँ पर, तो यहाँ राहुल होगा। ठीक है, राहुल क्या किया, धमकी दिया 12:25 में। अच्छा, तो ये क्या रेलिवेंट माना जाएगा क्या, बिल्कुल रेलिवेंट माना जाएगा सर, लेकिन क्राइम तो नहीं है ना सर। अरे भाई, क्राइम के इर्द गिर्द जितने भी इवेंट्स कनेक्टेड हैं उन्हीं को तो हम लोग क्या मान रहे हैं, उस सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट मान रहे हैं। यानी क्या, ये जो वर्बल थ्रेट दिया है 12:25 में राहुल, इसको भी हम लोग क्या मानेंगे, रेलिवेंट मानेंगे। यानी क्या, ये क्या दिखाता है, इट शोज द मोटिव एंड इंटेंट पार्ट ऑफ द सेम इवेंट, मतलब समझे। तो ये इसलिए रेलिवेंट हो जाएगा क्योंकि राहुल जो है यहाँ पर धमकी दिया, तो जो कि एक मोटिव और इंटेंट बताता है, समझे कि नहीं, तो इसलिए रेलिवेंट हो जाएगा। ठीक 12:30 में उसको छुरी वो भोंका, तो छुरी घोंप के मारा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये फैक्ट इन इशू है। इसी को, यही चीज़ को लेके तो केस चल रहा है। क्या राहुल ने रवि को छुरी से मारा, ये है फैक्ट इन इशू। 12:30 में ये हुआ मेन काम जो हुआ अपना, ओके। 12:31 में क्या हुआ, स्पॉन्टेनियस शाउट बाय द बाईस्टैंडर, जो वहाँ पर जो खड़ा था एक स्टूडेंट कैंटीन से भागते हुए आया और स्पॉन्टेनियसली चिल्लाया। क्या चिल्लाया, देखो रवि को मार दिया, देखो रवि को मार दिया। ठीक है, तो ये भी रेलिवेंट होगा क्या, बिल्कुल रेलिवेंट होगा। क्यों, क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, ये अपने आप ऑटोमेटिक रिएक्शन था, कोई सोचा समझा साजिश नहीं था कि एक्टिंग करके कर रहा है, नहीं। तो ये जो था ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था, नो टाइम टू फैब्रिकेट। और ये जो होता है ना ऑटोमेटिक रिएक्शन, इंसान का जो अचानक से जो उसका रिएक्शन होता है वो ऑटोमेटिक होता है, उसको मतलब उसको फैब्रिकेट करने का कोई टाइम नहीं होता है। दैट्स वाई इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द रेस जेस्टे, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, ये रेस जेस्टे का पार्ट है। ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस शाउट आया 12:31 में, वहाँ से निकलते हुए आया, तो वो भी रेलिवेंट हो गया क्योंकि वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो है वो भी तुम्हारा सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट माना जाएगा। मतलब क्या, आप उसका भी रेलिवेंट, आप क्या कर सकते हो, उसका भी एविडेंस दे सकते हो उसका रिएक्शन का, कि उसने उस समय ये चिल्लाया था देखो। ठीक है, क्योंकि कोई भी इंसान जो रिएक्शन देता है
वो ऑटोमेटिक होता है, समझ में आया। और कोर्ट उसको बहुत ही बारीकी से चेक करता है, क्योंकि उसको कॉन्कॉक्ट करने का उस टाइम नहीं होता उस चीज़ का, ठीक है। उसी तरीके से 12:33 में क्या हुआ, राहुल रनिंग विद द नाइफ, छुरी से भागा, छुरी लेके भागा, कौन, राहुल। तो ये भागना क्या हुआ, ये कंडक्ट बता रहा है कि ठीक क्राइम करने के बाद उसने क्या किया। तो क्राइम से जस्ट पहले और क्राइम से जस्ट बाद जो भी कनेक्टेड फैक्ट्स हैं उसको हम लोग रेलिवेंट बोलेंगे अंडर सेक्शन 4 फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। और इसी को कहा जाता है रेस जेस्टे, क्या बोलते हैं, रेस जेस्टे बोलते हैं, बहुत लोग उसको रेस गेस्टाई भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको रेलिवेंट मानेंगे। उसका वहाँ से फरार होना ठीक 12:33 में, ये भी एक फैक्ट है। और ये क्या बता रहा है, ये कंडक्ट बता रहा है इमीडिएटली आफ्टर द एक्ट। मारने के बाद उसने क्या किया, तुरंत मारने के बाद क्या किया, मतलब तुरंत, ऐसा नहीं कि 2 दिन बाद उसने क्या किया, ठीक मार के उसने क्या किया, कौन, राहुल मारने के बाद क्या किया, ये तुम्हारा कंडक्ट बता रहा है। यानी हम क्या कर सकते हैं, राहुल जो वहाँ से भागा उस बात का भी सबूत दे सकते हैं कि वो मारने के बाद वहाँ से ठीक भागा। भागते हुए फॉर एग्जांपल मान लो गिर भी गया, और गिरते हुए उसका एक चप्पल भी रह गया था फॉर एग्जांपल, तो हम बता सकते हैं देखो भाग रहा था, चप्पल या जूता जो भी पहना था उसका फट जाता है और फिर भी वो भाग जाता है, तो जूता उसका रह गया फॉर एग्जांपल। तो ये सब क्या है ना, रेलिवेंट माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये नेचुरली कनेक्टेड है। अब देखो ये जो हुआ, ये जो मेन क्राइम हुआ, जो मेन सीन बना, इसका एक स्टोरी था। तो स्टोरी में मतलब कहने का ये मतलब है कि हर एक क्राइम का, हर एक ऑफेंस का एक अपना स्टोरी होता है, और स्टोरी अलग अलग चीज़ों को लेके बनता है। तो लेकिन जो चीज़ है उसके इर्द गिर्द के होने चाहिए, तभी हम उसको क्या मान लेंगे, उस सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट मान लेंगे, हम उसको क्या मान लेंगे, रेलिवेंट मान लेंगे। जैसे 12:30 क्या होता है, राहुल धमकी देता है, जो कि रेलिवेंट मान लिया गया, जो कि मोटिव और इंटेंट बताता है। 12:30 में उसने उसको छुरी घोंप दिया, ये तो मेन फैक्ट इन इशू, इसी चीज़ को तो लेकर लड़ाई है। अच्छा, 12:31 में क्या हुआ, स्पॉन्टेनियस शाउट बाय द बाइस्टैंडर, वहाँ पर जो खड़ा था बंदा वो वहाँ से भागता है चिल्लाते हुए, राहुल ने रवि को मार दिया। ये क्या बताता है, ये भी रेलिवेंट होगा, क्यों, क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, ये ऑटोमेटिक उसका रिएक्शन निकला, ठीक है, इसमें कोई फैब्रिकेट करने का टाइम नहीं है, इसीलिए रजिस्टे का पार्ट है। उसके अलावा 12:33 में राहुल चाकू को लेके भागता है, फरार हो जाता है। तो ये जो फरार होना, ये क्या बता रहा है, कंडक्ट बता रहा है कि ठीक उसने क्राइम करने के बाद क्या किया। तो ये सारे चीज़ें क्या हो जाएंगे, सेक्शन 4 में रेलिवेंट हो जाएंगे, यानी हम लोग ये सारे चीज़ों का एविडेंस कोर्ट में दे सकते हैं अंडर सेक्शन 4, ठीक है, क्योंकि ये सारे चीज़ों को लेके मेन क्राइम बना है, ठीक है। अच्छा, तो आइए देखिए ये डायग्राम एक बार देखिए। इवेंट 1 क्या था, थ्रेट देना 12:25 में, ये है पहला इवेंट, यानी फैक्ट 1 सोचो, इवेंट 1 सोचो। उसके बाद मारना, ये दूसरा इवेंट है। तीसरा इवेंट क्या है, विटनेस का चिल्लाना 12:31 में। चौथा इवेंट क्या है, एक्यूज्ड का वहाँ से भागना, ये चौथा इवेंट है। तो यानी ये जो अलग अलग इवेंट है जो कि स्टोरी को बना रहे हैं, ये हम क्या मानेंगे, ये सारे चीज़ों को सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट मानेंगे। ये सेम ट्रांजेक्शन यानी जो हमारा जो क्राइम हुआ है, मेन क्राइम, उसका ये सब क्या है, हिस्सा है, पार्ट है। यानी हम ये हर एक फैक्ट का, हर एक इवेंट का अलग से क्या दे सकते हैं, सबूत दे सकते हैं, और उसको रेलिवेंट मान सकते हैं। यानी क्या, कि जब कभी भी कोई क्राइम घटता है उसका एक अपना स्टोरी होता है, और स्टोरी में अलग अलग चीज़ें होती हैं जो उसके इर्द गिर्द होती हैं। तो वही चीज़ों का, वही फैक्ट का हम लोग सबूत कोर्ट में दे सकते हैं। उसी को रेस जेस्टे बोला जाता है, उसी को बोला जाता है पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन, ठीक है, फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। समझ में आया। अब इसको पढ़ो, देखो क्या लिखा है, इवन दो ओनली द एक्ट ऑफ स्टेबिंग इज द मेन इशू, ठीक है। हालांकि जो मेन काम है छुरी घोंपना, ये मेन इशू है कि क्या राहुल ने रवि को मारा, लेकिन जो अदर फैक्ट्स हैं, अदर इवेंट्स आर सो कनेक्टेड टू इट। लेकिन जो बाकी जो इवेंट्स हुए हैं, जैसे धमकी देना, वहाँ पर बाईस्टैंडर का चिल्लाना, एक्यूज्ड का भागना, ये जो अदर इवेंट्स हैं वो इतने कनेक्टेड हैं इन टाइम में, जगह में और पर्पस में, कि दे फॉर्म द वन कंटिन्यूस स्टोरी। ये अपने आप में एक कंटिन्यूस स्टोरी बना रहे हैं, एक कंटिन्यूस चेन ऑफ इवेंट्स बना रहे हैं, ठीक है। एंड दे आर नॉट सेपरेट, वो अलग नहीं है। आप ये नहीं कह सकते हो चिल्लाना सर अलग हो गया, इसका क्या लेना देना है क्राइम से। नहीं भाई, चिल्लाया, उसके बाद ये सब इवेंट्स होते गए, तो इसलिए हम इसको रेलिवेंट मान लेंगे और इसका सबूत दे देंगे, मेन चीज़ प्रूव हो जाएगा।
तो यानी कि दे आर नॉट सेपरेट इंसिडेंट्स बट पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन। देयरफॉर अंडर सेक्शन 4 BA ऑल दीज फैक्ट्स आर रेलिवेंट एंड एडमिसिबल। तो यानी क्या, सेक्शन 4 में ये जितनी भी चीज़ें हुई हैं, जितने भी इवेंट्स घटित हुए हैं, ये सारे इवेंट्स का हम लोग अलग से क्या कर सकते हैं, सबूत दे सकते हैं, और ये एडमिसिबल भी होगा। जी हाँ, उसने उसको धमकी दिया, इसका इवेंट दे सकते हैं। एक्यूज वहाँ से भागा, उसका एविडेंस दे सकते हैं। फिर विटनेस वहाँ पर जो था वो चिल्लाते हुए भागा वहाँ से कि मार दिया मार दिया मार दिया, ये जो चिल्लाया, ये सब क्या होगा, ये रेलिवेंट हो जाएगा। ठीक है, अब पढ़ो। दीज आर नॉट 4 डिफरेंट इंसिडेंट्स। ये सब 4 इंसिडेंट, ये क्या है, अलग इंसिडेंट्स नहीं है। दे आर पार्ट ऑफ वन क्राइम, एक क्राइम का ही पार्ट है, वन कंटिन्यूस चेन ऑफ इवेंट्स का पार्ट है। एंड दिस इज व्हाट वी कॉल द सेम ट्रांजैक्शन। और इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, सेम ट्रांजैक्शन। ये मतलब क्या है, ये सारा चीज़ मिलके सेम ट्रांजैक्शन हुआ है। मतलब कहने का मतलब ये है भाई, तुम चाय जब बनाते हो, चाय पत्ती अलग से डालते हो, चीनी अलग से डालते हो, अदरक अलग से डालते हो, लेकिन बनता क्या है, वो चाय। तो चाय बनने के लिए भले ही चीनी लगा, दूध लगा, ये लगा, वो सब एक ही चाय के पार्ट माने जाएंगे, समझे कि नहीं। तो क्राइम जो हुआ, क्राइम बनने के लिए अलग अलग चीज़ हुआ है, यहाँ पर अलग अलग इवेंट से बना है क्राइम। तो ये यानी बाकी फैक्ट्स को सेम ट्रांजैक्शन का ही पार्ट माना जाएगा, यानी उस क्राइम का ही पार्ट माना जाएगा। और वो बाकी इवेंट्स जो हैं, जो उस सेम ट्रांजैक्शन को बना रहे हैं, यानी वो उस क्राइम और ऑफेंस को बना रहे हैं, आप उन फैक्ट्स का, उन ट्रांजैक्शन का आप क्या कर सकते हो, आप सबूत कोर्ट में दे सकते हो। समझ में आ रहा है? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये था तुम्हारा रेस जेस्टे, ठीक है, या फिर सेक्शन 4 का कंसेप्ट। सेक्शन 4 का कंसेप्ट समझ में आया कि अभी मैं इसको ब्रीफली अगर समराइज़ करूँ तो क्या निकल के आता है कि जब कभी भी कोई क्राइम होता है, कोई क्राइम होता है, कोई ऑफेंस घटता है, उसके इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब इसको मैं टाइमलाइन में अगर आपको समझाने का कोशिश करूं, अगर मैं आपको इसको टाइमलाइन में समझाने का कोशिश करूं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या हुआ है, ऑफेंस हुआ, ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, ऑफेंस हुआ, इस पॉइंट में ऑफेंस हुआ। तो ये जो ऑफेंस वाला जो टाइमिंग है, ये टाइमिंग से लेके जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर, ठीक है, जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर जो भी हुए हैं इंसिडेंट्स, जो भी इवेंट्स घटे हैं, हम उस ऑफेंस का ही पार्ट मानेंगे और उसका सबूत देंगे और रेलिवेंट माना जाएगा। ठीक है, गैप नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पर एक लड़की का रेप होता है और रेप होने के मान लो 2 दिन बाद वो फिर पुलिस के पास जाती है, तो यहाँ पर तो भाई 2-3 दिन बीत चुका है। यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर चीज़ों को कॉन्कॉक्ट करने का एक क्या आ सकता है कि एक अपॉर्चुनिटी मिल गया ना, वो उसको क्या कर सकती है, फैब्रिकेट कर सकती है, किसी को फंसा भी सकती है, समझे कि नहीं। अगर सेम टाइम में कुछ अगर होता, अगर मान लो तुरंत जैसे ही उसका रेप हुआ और वो तुरंत चली जाती पुलिस के पास, वो रेलिवेंट हो जाता, ठीक है, पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन एज अंडर सेक्शन 4 में वो रेलिवेंट हो जाता। ठीक है, यानी क्या, क्राइम होने के जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर जो भी चीज़ें घटित हुई, उसको हम उस क्राइम का पार्ट मानेंगे और उसका हम सबूत दे सकते हैं। समझ में आया? ये है तुम्हारा सेक्शन 4 जो कहता है फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। ये मैं बस स्टोरी बताया हूँ, अभी बेयर एक्ट में गया नहीं हूँ। ठीक है, अब एक बार अब पढ़ो, क्या पढ़ो, बेयर एक्ट एक बार रीडिंग करते हैं, उसके बाद एक क्लास को खत्म करते हैं। यहीं पर टाइम भी मेरा हो गया है। ठीक है, अब बस बेयर एक्ट रीडिंग करेंगे, नेक्स्ट क्लास में बेयर एक्ट और बाकी चीज़ें बताऊँगा मैं। स्टोरी समझ में आ गया है आई होप। चलिए एक बार बेयर एक्ट बस रीडिंग करते हैं, देखिए क्या बोल रहा है। सेक्शन 4 क्या बोलता है, देखिए, पहले ये सेक्शन 6 हुआ करता था इंडियन एविडेंस एक्ट का। क्या बोलता है, देखिए, बोलता है फैक्ट्स विच दो नॉट इन इशू, मतलब ऐसे फैक्ट्स जो कि इशू में नहीं है। मतलब भाई, मतलब क्या भाई, ये बोल रहा है कि अदर फैक्ट्स, सीधा सिंपल बात ये बोल रहा है क्या, अदर फैक्ट्स। अदर फैक्ट्स मतलब जो मेन मुद्दा नहीं है केस का, यानी मेन मुद्दा नहीं है मतलब सर जिस चीज़ को लेके केस वेस नहीं चल रहा है, जो अदर फैक्ट्स है, ठीक है, वो क्या है, अदर फैक्ट्स जो है भाई, वो इस तरीके से कनेक्टेड है, किससे, फैक्ट इन इशू से, या फिर रेलिवेंट फैक्ट से इस तरीके से कनेक्टेड है, इस कदर कनेक्टेड है, किससे, फैक्ट इन इशू से और रेलिवेंट फैक्ट से, कि वो एज टू फॉर्म द पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, वो सेम ट्रांजैक्शन के पार्ट बना रहे हैं, और वो फैक्ट्स जो कि अदर फैक्ट्स है वो रेलिवेंट हो जाएगा, भले ही दे ऑकर्ड एट द सेम टाइम एंड प्लेस, भले वो सेम टाइम में और सेम प्लेस में हुए हों, या फिर भले ही वो डिफरेंट टाइम और डिफरेंट प्लेस में हुए हों, हम उसको रेलिवेंट मान लेंगे। मतलब क्या, वही बात हो गया। ये बोल रहा है फैक्ट्स विच दो नॉट इन इशू, कौन कौन से फैक्ट इशू में नहीं थे, जैसे हमारा पहला क्या था, धमकी देना, इशू में थोड़ी था, इस चीज़ को लेकर थोड़ी था
केस कि क्या राहुल ने रवि को धमकी दिया, भाई ये वाला नहीं था केस ये था कि क्या राहुल ने रवि को मारा, वो था फैक्ट इन इशू। क्या धमकी दिया वो था क्या, नहीं था। तो ये थ्रेट का देना। दूसरा, फिर वहाँ पर उसका बाय स्टैंडर का भागना, ठीक है, ये सब क्या था, अदर फैक्ट था, ये इशू में नहीं था, बट ये फैक्ट को भी हम लोग क्या मान रहे हैं, फिर वहाँ से उसका भागना, रन अवे, ये सब भागना, ये सब फैक्ट इन इशू में नहीं थे, लेकिन फिर भी हम इसको क्या मान रहे हैं, रेलिवेंट मान रहे हैं, क्योंकि वो क्या है, वो फैक्ट इन इशू से इस कदर कनेक्टेड है या फिर रेलिवेंट फैक्ट से इस कदर कनेक्टेड है कि वो सेम ट्रांजेक्शन के पार्ट माने जा रहे हैं। ओ माय गॉड, मतलब क्या, अदर फैक्ट अगर फैक्ट इन इशू से या फिर रेलिवेंट फैक्ट से इस कदर कनेक्टेड है कि वो सेम ट्रांजैक्शन के पार्ट बना रहे हैं, तो हम उस फैक्ट को रेलिवेंट फैक्ट मानेंगे, भले ही वो अदर फैक्ट सेम टाइम और सेम प्लेस में हुए हों या फिर भले ही वो डिफरेंट टाइम और डिफरेंट प्लेस में हुए हों। हमारे वाले एग्जांपल में वो सेम टाइम और सेम प्लेस में हुए थे, लेकिन और एक एग्जांपल बताऊंगा जहाँ पर डिफरेंट टाइम और डिफरेंट प्लेस भी चलेगा, तो क्या हो जाएगा, रिलेवेंट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, ये एग्जाम्पल के बाद ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए जो बताया हूँ उसको लिख लीजिएगा और एक बार रिवाइज करके आइएगा। नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। मैं हूँ आपका दोस्त सैम, और पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और भी अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको देने का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।